पीसी पटोरी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आज हम लोग ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के एक टॉपिक टेंस को समझेंगे। और टेंस को पढ़ने का जो हमारा बेसिक होगा, वो ये बेस्ड जो होगा वो आपको ट्रांसलेशन बेसिस पे होगा कि जो हम टेंस के बेसिस पे ट्रांसलेशन को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। तो आज का जो हमारा क्लास है वो टेंस के स्ट्रक्चर से रिलेटेड होगा, जिसमें हम टेंस के तीनों काइंड्स के जो है कॉन्सेप्ट को लेते हुए उसके चारों पार्ट्स को समझते हुए उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। फिर उसको सेंटेंस के बेसिस पे समझेंगे कि कैसे अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर उसी का स्ट्रक्चर नेगेटिव में क्या होता है, फिर उसी का स्ट्रक्चर जो है आपका इंट्रोगेटिव में क्या होता है। तो आज हम लोग टेंस के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझेंगे। जैसा कि जानकारी में हम लोग को कि टेंस जो होता है आपको उसको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। तो चूंकि पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो पहले ये आपका प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। फिर दूसरी कैटेगरी में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट, और हमारा तीसरा कैटेगरी जो होगा वो होगा फ्यूचर। तो प्रेजेंट की कैटेगरी में जो है उसको 4 काइंड्स में आपको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इस 4 में पहला जो है आपका वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सेकेंड जो है, इसी इंडेफिनिट को जो है सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। दूसरा जो है आपका वो आपका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, इसको कंटिन्यूस भी कहते हैं, और इसी को इम्परफेक्ट भी कहते हैं। तीसरा जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, और चौथा जो है हमारा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट रूल को समझेंगे। इंडेफिनिट, अभी हम लोग स्ट्रक्चर में जो समझेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हमारा फर्स्ट है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस जो है, तो सेंटेंस में क्या है कि इसमें ये एक सिंपल सेंटेंस होता है। इसमें आप किसी चीज़ को नॉर्मली जो है मतलब एकदम सिंपल में, जैसे कि अगर हम इसको समझें इसके स्ट्रक्चर को, तो इसमें आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद जो है आपका वर्ब का जो होगा वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट क्या है, तो V1 या V5 फॉर्म हो सकता है, और आपके फिर ऑब्जेक्ट होंगे। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को यहाँ पे हम लें तो आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1/V5 और प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपके अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर हो जाएंगे। अब अफर्मेटिव, अब यहाँ पे बात आ रही है कि V1 का यूज कहाँ करेंगे और V5 का यूज कहाँ करेंगे। तो यहाँ पे ग्रामर में एक चीज़ समझ लेना है कि जो आपके नाउन है, जो आपके नाउन है, इसमें जब आप एस या ईएस ऐड करते हैं तो ये आपके प्लूरल हो जाते हैं। एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे आपका यहाँ पे बॉय है, तो बॉय के साथ चूंकि एस लगता है तो यहाँ पे ये आपका बॉयज हो गया। तो बॉय सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा था, और ये बॉयज जो है वो आपको प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है। तो जब नाउन में एस या ईएस ऐड करते हैं तो वो आपका सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में चला जाता है। और जब आप वर्ब में एस या ईएस ऐड करते हैं तो वो आपके सिंगुलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं रीड, तो रीड में जब एस या ईएस ऐड करेंगे आप, तो चूंकि एस ऐड होगा तो ये यहाँ पे आपका रीड्स हो जाएगा, जो कि सिंगुलर के लिए यूज होगा। तो नाउन और वर्ब दो अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, यानी नाउन जो है वो पहले सिंगुलर रहता है
उसमें जब आप एस या ई एस ऐड करते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। वही वर्ब जो है आपका पहले प्लूरल रहता है, उसमें जब एस या ई एस आप लगाते हैं तो वो सिंगुलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बेसिस पे स्ट्रक्चर को समझें एग्जाम्पल लेके, तो आप देखिए जैसे सिंगुलर के साथ सिंगुलर का यूज करना है आपको, प्लूरल वर्ब जो रहेगा वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल को लेके अगर आए तो पहला एग्जाम्पल मेरा, जैसे हम लिखते हैं राम जाता है। बाकी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें ये कहा जाता है कि ताते ती को जो है आप ता है ती है था ना, तो उसको प्रेजेंट मानते हैं। उसके बाद गागे की को फ्यूचर मानते हैं, थाते थी को पास्ट मानते हैं। तो एक जो है वो कॉन्सेप्ट भी आपको ट्रांसलेशन में यूज होता है, बट अब थोड़ा सा उसको आगे अगर लेके चलें तो स्ट्रक्चर बेसिस पे, तो यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। वो तो आपको एक स्टडी था कि आप किसी टेंस को कैसे कह सकते हैं कि ये पास्ट है कि फ्यूचर है कि प्रेजेंट है, उसको आइडेंटिफाई करने में वो हेल्प करता है, तो वो भी ज़रूरी है। अब हम उससे आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा जैसे यहाँ पे राम जाता है, तो आप देखेंगे राम जो है आपका वो सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है। तो सिंगुलर को जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे गो नहीं दे सकते, क्योंकि गो जो है फर्स्ट फॉर्म जो होता है हमेशा, वर्ब का मेन फॉर्म जो होता है वो हमेशा प्लूरल माना जाता है। इसीलिए राम के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे तो यहाँ पे ये गोज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बात करते हैं, वे लोग जाते हैं, वे लोग जाते हैं, तो इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, दे। और चूंकि ये दे प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ये वो रिप्रेजेंट सही होगा। तो अब बात आती है यहाँ पे कि सिंगुलर कहाँ लगेगा, प्लूरल कहाँ लगेगा। तो जो आपके कुछ बेसिक सब्जेक्ट हैं, अगर हम यहाँ पे बेसिक सब्जेक्ट को समझते हैं, जैसे कि आपका हो जाएगा ही, सी, इट, नेम, ठीक है। ये जो आपका कुछ ऐसा रहेगा, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आप सिंगुलर वर्ब का यूज करें, यानी वर्ब के साथ आपको एस या ई एस ऐड करना ही होगा इस कंडीशन में। और जो आपके सब्जेक्ट अगर हो गए आई, वी, यू, दे और नेम्स, तो वहाँ पे आपको हमेशा V1 का ही यूज करना है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से जब आप ट्रांसलेशन बनाएंगे, तो आप ट्रांसलेशन में अफर्मेटिव का जो भी आपका ट्रांसलेशन का पैटर्न रहेगा उसको आप इस फॉर्म स्ट्रक्चर के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान आपको बस यही रखना है कि सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट आपके सिंगुलर हैं कि प्लूरल हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर का यूज करना है, सब्जेक्ट प्लूरल रहेंगे उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करना है। अब अफर्मेटिव के बाद हम आते हैं निगेटिव स्ट्रक्चर पे। ये आपका निगेटिव है। निगेटिव स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि इसके फॉर्म जो होते हैं वो होते हैं आपके सब्जेक्ट प्लस आप इसके साथ क्या लगाते हैं, डू या डज लगाते हैं, और उसके बाद ऑलवेज V1 आता है। और चूंकि यहाँ पे निगेटिव है तो इसके बीच में आपको नॉट को भी रिप्रेजेंट कर लेना पड़ेगा, नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज कंफर्म हो गया कि डू डज आने के बाद V1 का ही यूज हो रहा है निगेटिव सेंटेंस में। तो ये जो आपके स्ट्रक्चर हो गया, इसके एग्जाम्पल को अगर हम यहाँ पे समझें, तो एग्जाम्पल में अगर ले लेते हैं, तो इसी को ले लेते हैं, तो राम नहीं जाता है, राम नहीं जाता है। इस कंडीशन में ये आपका हो जाएगा राम, और चूंकि राम के साथ डज लग जाएगा, राम डज नॉट, अब V1 गो। अब डज और डू का कंडीशन यहाँ पे ये है कि जिसके साथ आपने V5 को यूज किया था, ये सभी कंडीशन में आपके डज आ जाते हैं। और ये जो आपका है सब्जेक्ट, ये प्लूरल के लिए जहाँ पे यूज हो रहा है, इस सभी के साथ जहाँ पे V1 है वो सभी के साथ आप डू का यूज कर लेते हैं। तो राम नहीं जाता है, और अगर रहेगा कि राम और श्याम नहीं जाते हैं, इस कंडीशन में आपका हो जाएगा राम एंड श्याम। ध्यान रखना है कि नेम का पहला लेटर ऑलवेज कैपिटल होता है। डू नॉट गो, यहाँ पे डज आया और यहाँ पे आपका डू आ गया। ये था आपका नेगेटिव का स्ट्रक्चर। इसी के बेसिस पे अगर हम इंट्रोगेटिव पे चले जाते हैं, इंट्रोगेटिव में जब आप चले जाइएगा तो आपको डू डज पहले लगाना है, प्लस आपका सब्जेक्ट होगा,
और इंट्रोगेटिव के साथ कहीं कहीं निगेटिव को भी रिप्रेजेंट कर लिया जाता है। तो इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव आता है तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में नॉट का यूज कर सकते हैं, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और एक चीज़ इसमें ऐड हो जाता है जो साइन है, यहाँ पे आपको मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का साइन लगाना पड़ेगा इस टाइप के सेंटेंस में। और एग्जाम्पल को जैसे देखेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या राम जाता है, क्या राम जाता है, तो यहाँ पे आपका मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है, तो इस तरह से आप इसका हो जाएगा डज राम गो। चूंकि बता चुके हैं डू डज लग जाने के बाद V1 फॉर्म का ही यूज होता है। ये आपका निगेटिव स्ट्रक्चर भी इंट्रोगेटिव हो गया, यहाँ पे आपका निगेटिव था प्रॉपर वे में, यहाँ पे आपका अफर्मेटिव था। और एक और कंडीशन आता है जिसको कहते हैं WH। WH वर्ड के साथ जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे राम क्यों जाता है, यानी जो हमारा सेंटेंस था वो इंट्रोगेटिव में भी मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा है और इसमें भी लगेगा, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि क्वेश्चन पूछा गया। WH वर्ड में जनरली क्या क्या आते हैं, तो जैसे जो भी वर्ड WH से शुरू होते हैं, एक्सेप्शन में आप हाउ को छोड़ दीजिए, जैसे व्हाट है, वेयर है, व्हेन है, ठीक है। तो उसमें जब आप हाउ भी जो है WH वर्ड के अंतर्गत आता है, तो वो आपका यहाँ पे जो स्ट्रक्चर इसका बनेगा तो बस WH वर्ड आपके पहले आ जाएंगे, प्लस आपका डू ऑब्लिक डज आ जाएगा, प्लस आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस अगर नॉट रिक्वायर है तो लगाइए, फिर प्लस V1 और प्लस आपका ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क आपका रह जाएगा। इस कंडीशन में हो गया जो राम क्यों जाता है, तो इसका जब आप बनाइएगा तो हो जाएगा व्हाई डज राम गो। ये हमारा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो ट्रांसलेशन हम बनाएंगे। तो ट्रांसलेशन जो बनाएंगे तो हमारा तीन मतलब कि यहाँ पे स्टेप जो हमारा था वो अफर्मेटिव का था, ये फिर हमारा नेगेटिव का है, फिर हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है तो केवल इंट्रोगेटिव का यूज कर सकते हैं, और हमारा फिर उसके बाद है WH वर्ड। तो इस बेसिस पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम दूसरे कंडीशन को समझेंगे। चलिए सेकेंड जो हमारा टॉपिक है अब वो है आपका प्रेजेंट। पहला हमने सीख लिया था, अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे आ गए। दूसरा है हमारा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। देखिए ग्रामर में सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम हो जा रही है वो ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा सीखने का व्यू रखते हैं स्टार्टिंग में। तो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सीखने का व्यू रखिएगा तो वो भारीपन उसमें आ जाता है। इसीलिए होना क्या चाहिए कि आप अगर स्टेप बाय स्टेप बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके फिर आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा कि हम आसानी से उसके कॉन्सेप्ट को लेके और ज़्यादा उसके बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, ग्रामर आज इतना बोरिंग इसलिए होते जा रहा है कि हम लोग कम टाइम में चाहते हैं कि नाउन अगर है तो नाउन का टोटल चीज़ हमको नाउन लगाना चाहिए। तो बेसिक चीज़ भी हम नहीं लेते हैं, डिफिनेशन है उसके, एग्जाम्पल है, सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ जो है अभी वो एग्जाम्पल को समझना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम वर्ड को देख के ये नहीं बता सकते कि ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड है तो फिर डिफिनेशन याद करने से क्या फ़ायदा। तो यही चीज़ मेन चीज़ है, एग्जाम्पल पे हम लोग फोकस नहीं करते हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, अब प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को पहचानेंगे कैसे, तो नॉर्मल सी बात है कि सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, नॉर्मल जो एग्जाम्पल्स इसके हैं इसको आप समझ सकते हैं। तो रहा है, रही है, इसमें लगा रहेगा। अब क्या है कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लेते हैं अफर्मेटिव। अभी जो हमारा क्लास है वो नॉर्मली है कि हम टेंस के बेसिस पे जो बेसिक ट्रांसलेशन है क्लास 6, 7, 8 के बेसिक ट्रांसलेशन जो है वो हम बनाते हैं, चाहे वो जूनियर का हो या मतलब करेंट का हो। तो हम किस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बनाए, कैसे बनाए कि हमारा वो सही जाए, तो अभी हम केवल ट्रांसलेशन को समझने के व्यू से स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं टेंस का। अफर्मेटिव में आपका जो रूल है वो आपका हो जाता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसके एग्जाम्पल को समझते हैं तो हो गया जैसे मैं
खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, तो इसका हो गया आई एम प्लेइंग। देख सकते हैं आप, सब्जेक्ट आई है और एम ई आर में तो हमको पता है कि सब आई के साथ एम का यूज करते हैं। ही सी इट रहेगा, नेम रहेगा तो वहाँ पे हम इच का लगाएंगे। यू वी दे और नेम्स रहेगा तो वहाँ पे हम आर को लगाते हैं। तो ये आपका हो गया मैं खेल रहा हूँ, तो आई एम प्लेइंग। और भी फोर, तो भी सब जो आपके वर्ब होते हैं उसमें जब आई एन जी लगा देते हैं तो वो वर्ब के चौथे फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव के लिए। अगर हम इसी को निगेटिव के लिए समझते हैं, निगेटिव के लिए समझा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपके निगेटिव के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इसके एग्जाम्पल को हम लें, मैं नहीं खेल रहा हूँ, इस कंडीशन में आपका हो जाएगा आई एम नॉट प्लेइंग। ये थे आपके अफर्मेटिव और यहाँ पे आपका हो गया निगेटिव। अब हम लोग इसी के जो इंट्रोगेटिव को समझेंगे। इंट्रोगेटिव के लिए हम जाएंगे जब, तो हमारा पहले एम इज आर पहले आ जाएगा और इस कंडीशन में आप फिर आपका सब्जेक्ट आएगा। अगर इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव को भी यूज करना है एक ही साथ तो प्लस में आपका यहाँ पे नॉट आप दे सकते हैं, फिर आपका जो है V4 हो जाएगा और आपका ऑब्जेक्ट। और कंफर्म एक चीज़ है कि इंट्रोगेटिव और WH जो वर्ड रहेंगे तो वहाँ पे आपको ट्रांसलेशन में जो है क्वेश्चन मार्क का ये जो साइन है वो लगाना नेसेसरी रहता है। इसके एग्जाम्पल को अगर देखें तो क्या मैं खेल रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एम आई प्लेइंग। एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, ये जो आई है वो सेंटेंस में जब भी अकेले रहता है तो हमेशा कैपिटल मतलब वर्ड में ही लिखा जाता है, कैपिटल फॉर्म में ही आता है ये। इसके बाद अगर आप WH को देखें, WH वर्ड के स्ट्रक्चर के लिए देखें तो इसमें आपका हो जाएगा पहले WH वर्ड आ जाएगा प्लस आपका एम इज आर आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट रहेगा। अगर नॉट का रिक्वायर है तो लगाइए, प्लस V4 है आपका, फिर आपका ऑब्जेक्ट है क्वेश्चन मार्क है। तो अगर यहाँ पे हो गया तो हो जाएगा राम क्यों खेल रहा है। मान लीजिए ये एग्जाम्पल अभी हम लिए समझने के लिए। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो इसका जब बनाएंगे तो हो जाएगा व्हाई इज राम प्लेइंग। यहाँ वही बात हो गई, राम का आर कैपिटल है क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो भी नाम होते हैं वो उसका फर्स्ट लेटर जो होता है सेंटेंस के चाहे बीच में हो, शुरू में हो या लास्ट में हो, कैपिटल लेटर में ही उसका यूज करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके अलावा जब टेंस के हम लोग अगले स्ट्रक्चर पे चले जाएं तो हमारा तीसरा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो आपका है इसमें, तो इसके एग्जाम्पल को सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये सेंटेंस किस तरह से होंगे। मान लीजिए जैसे अभी हम बात करते हैं कि हम हैव हैज़ का यूज़ करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में जो है सब्जेक्ट के साथ हैव हैज आता है, उसके बाद V3 होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पे पहले इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं अफर्मेटिव के लिए। अफर्मेटिव के पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं तो वो हो गया आपका सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज़ पहले और ध्यान दें कि हैज जो है आपका जिसके साथ आप डज का यूज करते थे जिस सब्जेक्ट के साथ, उसी सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज भी करना है, और जिस सब सब्जेक्ट के साथ आप डू का यूज किए थे उन सब के साथ जो है आपका हैव का यूज करना है। तो अगर इसके एग्जाम्पल को हम लेके चलें तो आपका हो जाएगा आई
हैव प्लेड, मतलब मैं खेल चुका हूं। यू हैव ईटेन, तुम खा चुके हो। अब इसके निगेटिव पे चले जाते हैं, तो निगेटिव पे चले जाते हैं तो जो आपका हैज हैव है उसके बाद हम क्या लगाते हैं, नॉट का यूज कर लेंगे। यानी अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आपका हो गया हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो इसलिए अब यहाँ से हम ज़्यादा एग्जाम्पल पे नहीं जाएंगे, नॉर्मली स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पे था कि आई हैव प्लेड, तो चूंकि नेगेटिव फॉर्म में जाएंगे तो हो जाएगा आई हैव नॉट प्लेड। अब जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है उसमें ईडी के सेंस में ज़्यादातर आपको आता है, इसके लिए आपको आपके बुक में, ट्रांसलेशन बुक में भी जो है वो लास्ट में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से इस वर्ड को तैयार कर सकते हैं। और अगर निगेटिव के बाद हम इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर में चले जाएं, इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर में जब आप जाइएगा तो आपका हैज और हैव जो है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट रहेगा, फिर आपका नॉट का रिक्वायरमेंट है तो लगाइए, तो इसके यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव माना जाएगा, फिर आपका V3 है और फिर आपका ऑब्जेक्ट है और क्वेश्चन मार्क इसमें नेसेसरी है। इसी तरह से फिर तो क्या हो जाएगा, हैव आई प्लेड, और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो हैव आई नॉट प्लेड। ये आपके हो जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ये आपके जो स्ट्रक्चर है। इसी के बेसिस पे जब हम आगे जाते हैं, जब हम इसके फोर्थ काइंड्स को पढ़ेंगे, तो फोर काइंड्स को जब पढ़ेंगे तो उसको समझते हैं क्या होता है उसमें। देखिए प्रेजेंट टेंस के जो चौथे काइंड हैं जिसको कि हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है आपका, इसमें क्या होता है, इसमें जो स्ट्रक्चर है आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। थोड़ा सा बड़ा इस सेंस में हो जाता है कि इसमें जो है प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस टेंस है उसके भी फॉर्म में थोड़ा ऐड हो जाते हैं, और ऐसे समझ लीजिए कि जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसके भी फॉर्म ऐड हो जाते हैं। सबसे पहले अगर हम एफर्मेटिव को समझ लें इसमें, तो इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो आपके हो गए सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसी में हम ऐड कर देते हैं जो आपके टाइम के बेसिस पे जो रूल रन करता है वो आपका हो जाता है 4 प्लस सिंस अब प्लस टाइम। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल को अगर हम एक सेंटेंस में लें इसको, तो ये मेरा हो जाएगा आई हैव बीन प्लेइंग, ठीक है, फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर। यानी मैं 1 घंटे से फुटबॉल खेलता आ रहा हूँ, खेलता आ रहा हूँ, मैं 1 घंटे से फुटबॉल खेलता आ रहा हूँ। अब यहाँ पे बात आती है, यहाँ पे जो दो वर्ड आए हैं, एक वर्ड आया है फोर और एक वर्ड आया है सिंस। देखिए ये जो फोर है ये आपका है पीरियड ऑफ टाइम, जो पीरियड ऑफ टाइम होगा उसमें हम फोर का यूज करते हैं, और जो आपका पॉइंट ऑफ टाइम होगा उसमें हम सिंस का यूज करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम के एग्जाम्पल को समझ लें, मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 4 घंटे से दौड़ रहा हूँ, मैं 10 घंटे से सो रहा हूँ। तो 10 घंटे से सो रहा हूँ मीन्स कि मेरा फिक्स टाइम नहीं है कहाँ से कहाँ तक 10 घंटे। यानी अगर मैं 12 घंटे से यहाँ हूँ तो 12 घंटे से यहाँ रह रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि 12 घंटा कब से, रात 12 बजे से दिन 12 बजे तक, दिन 12 बजे से रात 12 बजे तक। कोई जो पॉइंट है वो फिक्स्ड नहीं है, स्टार्टिंग का पॉइंट मेरे पास फिक्स्ड नहीं है। तो जो आपके फोर का जो यूज करना है वो आपको पीरियड ऑफ टाइम के लिए करना है, इसीलिए यहाँ पे जो एन आवर है तो इसके लिए हमने यहाँ पे फोर का यूज किया है। और जो सिंस का यूज है वो आपको पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करना है। जैसे
मैं बचपन से यहाँ रह रहा हूँ, मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूँ, मैं 3 बजे से खेल रहा हूँ, वह पिछले साल मतलब जो भी रनिंग टाइम है उससे पीछे वाले साल में चलेगा। तो ये सब जो कुछ मतलब कि पॉइंट होते हैं उसके बेसिस पे जो है सिंस और फोर का यूज करना है। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप फोर का यूज करेंगे और सिंस ऑफ जो है उसको पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करेंगे। इसी में जब निगेटिव आ जाएगा तो हैज और हैव जो है इसके बाद जो ये बीन है इसके बीच में आपको नॉट का यूज करना है, बाकी स्ट्रक्चर यही रहेंगे। और इसी में जो आपको मतलब इंट्रोगेटिव आ जाए तो ये जो आपका हैज और हैव है ये आपके स्टार्टिंग में आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर आपका बीन रहेगा। अगर नॉट का रिक्वायरमेंट है तो सब्जेक्ट और बीन के बीच में वहाँ भी नॉट रखिएगा और तब आपके ये पैटर्न यही फॉलो होंगे। लास्ट में बस क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सभी के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं और इसके बेसिस पे हम ट्रांसलेशन बना सकते हैं। इन स्ट्रक्चर को स्टडी करने के बाद जब आप ट्रांसलेशन बनाइएगा तो आपका जो है ट्रांसलेशन वो बेहतर तरीके से बनेगा। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि जो सब्जेक्ट हैं किस सब्जेक्ट के साथ वर्ब के कौन से फॉर्म आएंगे, किस सब्जेक्ट के साथ एम इज आर हैज हैव डू डज का यूज होगा, जो कि मैंने पिछले अभी वीडियो में बताया था। उसके बाद वर्ब के जो फॉर्म्स हैं उसको आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, वो बनाते बनाते भी आपका याद हो जाता है। और आप क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट का चुनाव अच्छे से कीजिएगा। जैसे एक हिंदी में क्या होता है, हिंदी के ट्रांसलेशन बुक में जैसे रहता है कि वे जाते हैं। अब वे जाते हैं से यहाँ पे सेंस ये नहीं आता है कि ये जो सब्जेक्ट वे है वो प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे ये सेंस आता है कि हिंदी में हम अपने से बड़े के लिए वह का प्रयोग नहीं करके वे का प्रयोग करते हैं, बट इंग्लिश में क्या है सबके लिए ही यूज किया गया है। तो यहाँ पे जो ये वे है वो जनरली ही को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इसका ही गोज हो जाएगा। ठीक है, वे जानते हैं, वे जानते हैं का मतलब दे नहीं लगाना, वे जानते का मतलब ही नोज करके बनाना है। तो कुछ बेसिक चीज होते हैं जिसको कि आपको बनाते बनाते अभ्यास करते होगा, फिर आप उसको जब जांच करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ पे मिस किया। बाकी अगर आप इन स्ट्रक्चर को अगर अभ्यास कर लें तो उसके बेसिस पे आप जो ट्रांसलेशन का स्टैंडर्ड है आपका 6, 7, 8 का, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में समझेंगे। धन्यवाद।